हेलो बच्चों, मेरा नाम है संजय। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल सीबीएसई क्लास 10th। ठीक है ना। तो क्योंकि ये वन शॉट वीडियो होने वाली है तो इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि यार ज्यादा से ज्यादा टॉपिक क्वेश्चन और क्वेश्चंस कवर करें। ठीक है ना। और वो सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे जो कि हमारे चैप्टर के लिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है बच्चों, हमारे आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। ठीक है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर में देखिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। कौन कौन से टॉपिक है वो है हमारे बेसिक डेफिनेशन। बेसिक डेफिनेशन का मतलब होता है कि यार पॉलिनोमियल क्या होता है, किसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है ना। किस किस टाइप के होते हैं और किस टाइप के एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल नहीं कहा जाता है, वो सारा हम बेसिक डेफिनेशन में समझेंगे। फिर आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा बेसिकली जहां पे वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो जहां पर भी वेरिएबल्स इंक्लूड हो जाते हैं ना बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर होता है। तो उसी तरह से कोई भी एक पॉलिनोमियल है उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर होगा, तो इसका भी होगा, तो ये भी हम समझेंगे। दूसरा हम देखेंगे कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है ना। कितने टाइप के पॉलिनोमियल है का और कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे से अलग क्यों होता है, किस वजह से होता है, किस बेसिस पे होता है, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। तो देखो जैसे बच्चों हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना, वैसे ही एक टॉपिक आएगा कहीं ना कहीं पे, उसका नाम होगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। इसके बाद है द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को कोफिशिएंट्स के साथ कैसे रिलेट करेंगे। पहले तो ये टॉपिक अभी समझने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि यार ये क्या है, रिलेशन अजीब सा क्या हो गया, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे समझ में अपना आता रहेगा। और आखिरी है आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन जो सीबीएसई देता तो है लेकिन उन क्वेश्चनों को एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चनों को भी बच्चों हम आज की क्लास में टैकल करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सबसे पहला पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे पता लगाया जाए। तो देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल जो है ना, पॉलिनोमियल जो है वो बेसिकली पार्ट है किसका, अलजेब्रा का। ठीक है ना। जैसे बोलते हैं ना मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, तो उसका कोई कोई पार्ट होता है, कोई एक मूवी उसका एक पार्ट होती है। ठीक है ना। वैसे ही अलजेब्रा भी एक बहुत ही बड़ा यूनिवर्स है बच्चों, उसी का एक छोटा सा पार्ट है कौन, हमारा पॉलिनोमियल। यानी कि इसको भी आप लोग अलजेब्रा कह सकते हो, लेकिन बेसिकली पॉलिनोमियल की अपनी खुद की ही एक डेफिनेशन है। तो सबसे पहली बात, अगर ये अलजेब्रा का पार्ट है तो इसके पास तीन इंपॉर्टेंट चीज तो होंगे ही। कौन कौन से तीन इंपॉर्टेंट चीज होंगे? एक होगा इसके पास वेरिएबल, एक होगा इसके पास कांस्टेंट, और एक होगा इसके पास एक्सपोनेंट। ठीक है ना। और एक होगा इसके पास क्या, एक्सपोनेंट। ये तीनों चीजों के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी रिप्लेस्ड विद एक्स वाई जेड, ठीक है ना, आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है ना। कांस्टेंट क्या होता है भाई? जो भी हमने रियल नंबर में पढ़ा है, जो भी आपको रियल नंबर वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, इंटीजर, होल नंबर, सब कुछ, वो सारा का सारा हमारे कांस्टेंट का पार्ट है। और उसके बाद आता है हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? देखो तुम्हें शायद एक्सपोनेंट वर्ड थोड़ा नया नया लगे, लेकिन एक्सपोनेंट वर्ड को तुम लोग बहुत ही ज्यादा कॉमन वे में पता है क्या कहते हो? तुम लोग इसको कहते हो पावर। ठीक है ना। आप इसको पावर भी कहते हो। ठीक है ना, कि x की पावर 2, x की पावर 3, ये समथिंग। तो एक्सपोनेंट का मतलब बेसिकली पावर ही होता है। तो बात ये आती है कि यार ये सारी की सारी चीजें अलजेब्रा में तो होता ही है, तो पॉलिनोमियल इससे डिफरेंट क्या करता है? तो पॉलिनोमियल इससे डिफरेंट देखो क्या करता है, ये सेम रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी सेम रहता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है उसकी, उसको कहा जाता है एक्सपोनेंट। तो किसी भी तरीके का जो पॉलिनोमियल होता है ना, उसमें जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल की ना एक सर्टेन पावर होती है। ठीक है ना। उस वेरिएबल की ना एक सर्टेन पावर होती है। पावर कुछ भी 1 2 3 4 3, ठीक है ना। जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब होगा, एक्स की पावर 5 हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से चीज हो गई। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यार जो भी ये पावर है या फिर जो भी ये एक्सपोनेंट है, ये बस किस में होना चाहिए, होल नंबर्स में। ठीक है ना। होल नंबर्स का मतलब क्या होता है? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जब तक आपके पास वेरिएबल है, आपके पास कांस्टेंट है, आपके पास एक्सपोनेंट है, और एक्सपोनेंट जो है ना वो अगर वो होल नंबर में है, तब तक उस पूरे एक्सप्रेशन को क्या कहा जाएगा? पॉलिनोमियल। लेकिन अगर उसके पास ये सब चीजें नहीं हुई, तो जरा सा भी अगर कुछ हेर फेर हो गया, तो
जरा सा भी अगर हेर फेर हो गया, बोलने का मतलब है ये कि अगर 0 1 2 3 ना होकर अगर उसकी पावर हो जाती है हाफ, या फिर अगर उसकी पावर हो जाती है नेगेटिव, तो बच्चों उस केस में मैं उसको पॉलिनोमियल नहीं कहूंगा। सबसे पहले तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है जैसे ये 2x² प्लस 1/3x प्लस 7√9, नहीं √9 नहीं √3। बच्चों ध्यान से देखिएगा एक एक करके चीज। सबसे पहला तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें कहा जाएगा कांस्टेंट। हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। ठीक है, हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट। दूसरी चीज, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको हम ट्रीट करेंगे एज अ वेरिएबल। ठीक है ना, हम इसको ट्रीट करेंगे एज अ वेरिएबल। और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा ये, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, इसकी भी सर्टेन एक पावर होगी, इसको भी एक्सपोनेंट ही कहा जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? तो बच्चों हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि यार एक पॉलिनोमियल के पास ये सारी चीजें हो, बस एक्सपोनेंट का हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि यार वो होल नंबर में होना चाहिए। अभी इसकी एक्सपोनेंट कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 1। यहाँ पर आपको x दिखाई दे नहीं रहा होगा, उसके पीछे का रीजन है कि यार वहां पर x है तो सही, लेकिन उसकी जो पावर है ना वो ऐसी दिखती है। यहाँ पर x की पावर क्या है 0, और क्योंकि किसी भी सर्टेन वैल्यू की पावर अगर 0 होती है तो उसका वैल्यू किसके बराबर आता है, 1 के बराबर आता है। और 1 हमारे होल नंबर का भी एक पार्ट है, तो यानी कि मैं इसको तो कंप्लीटली एक पॉलिनोमियल का दर्जा दूंगा क्योंकि इसका एक्सपोनेंट बिल्कुल सही है। लेकिन किस टाइप का पॉलिनोमियल होगा जिसको हम लोग बिल्कुल भी किस टाइप का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसको हम लोग बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं बुलाएंगे, वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसे कि 2x² माइनस 7x की पावर 1/2 प्लस 3। बच्चों कई बार ये रूप बदल के भी आ सकता है कि 2x² माइनस 7x के ऊपर रूट प्लस 3। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अलग नहीं है। ये जो 1/2 है ना, यही रूट का एक न्यूमेरिकल फॉर्म है। तो यानी कि अगर आप √x लिख दो या फिर x की पावर 1/2 लिख दो, दोनों सेम बात है। तो अब इसको माना क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि बच्चों ये जो 1/2 है ना, ये होल नंबर नहीं है। और क्योंकि ये होल नंबर नहीं है, इसलिए पूरे के पूरे पॉलिनोमियल जाति को ही, मतलब जो भी है, जो भी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप कहोगे, इस पूरे के पूरे को हम लोग क्या कर देंगे भाई, कैंसिल कर देंगे। भाई तुम यहाँ पे एंटर नहीं करोगे। अब समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? तो ये चीज है। तो जब तक पावर हमारी होल नंबर में है तब तक हम उसको यूज करेंगे, जब तक पावर हमारी होल नंबर में नहीं है हम उसको यूज नहीं करेंगे, हम उसको पॉलिनोमियल भी नहीं कहेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो ये बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन। एनी टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन्स वेरिएबल, व्हिच कंटेन्स कांस्टेंट, व्हिच कंटेन्स एक्सपोनेंट, बट रिमेंबर, if exponent are in whole number then they are called polynomial. If exponent are not in whole number then we will not call it a polynomial. अच्छा, अगर वो पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो क्या होगा भाई? अगर ये पॉलिनोमियल वाली कैटेगरी से अगर हटा दिया जाएगा ना, तो ये एक दूसरी कैटेगरी में आएगा। ठीक है ना, उसको हम लोग पॉलिनोमियल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर कहेंगे। यानी कि मैं इसको पॉलिनोमियल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जरूर बोलूंगा। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है ना, जहां पे हमने पढ़ा था कि यार किसी भी तरह के, अच्छा हाँ, कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। तो स्टार्ट कहां से करें? तो देखिए, पॉलिनोमियल होते तो कई टाइप के हैं। ठीक है ना, देखा जाए तो भाई शुरुआत करोगे अगर 1 से तो भाई शुरुआत होते होते भाई कहां तक भी जा सकती है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल जो है ना, उसके शुरुआत के कुछ ही टाइप्स हमें पढ़ने होते हैं। और वो जो कुछ टाइप्स होते हैं ना, वो दो पार्ट्स में टूटे हुए होते हैं। कौन से दो पार्ट्स में टूटे हुए होते हैं? पहला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अब हमें दो चीजें समझनी है कि डिग्री किसे कहते हैं और टर्म किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों डिग्री की। तो व्हाट इज डिग्री? ठीक है ना, तो डिग्री बेसिकली होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो किसी भी तरह के वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या कंसिडर किया जाता है? उसकी डिग्री। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ x² प्लस 7x माइनस 9। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है,
यहां पर भी x है, लेकिन ऐसे दिखता नहीं है बच्चों, आपको अपने मन की आंखों से देखना पड़ेगा, क्योंकि उस x की पावर क्या है, 0, और 0 है तो वैल्यू 1 हो गई, इसलिए दिख नहीं रहा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक बार के लिए हमने इसको वैल्यू 1 बराबर नहीं लिखा, तो उसकी पावर 0 हो गई, ठीक है ना। इसकी पावर है 2, इसकी पावर 2 है, इसका मतलब बच्चों अच्छा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 0 है, यानी कि इन सब में से सबसे बड़ी पावर तो 2 है, और इसी वजह से इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री कंसीडर करी जाएगी वो क्या करी जाएगी, 2। तो हेंस द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। लेकिन मान लो, लेट सपोज कि यार यही पॉलिनोमियल है, लेकिन अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9, ठीक है ना। बस यहां पर मैं x की पावर कर देता हूं 12। अब बच्चों इसकी डिग्री बदल गई, क्योंकि पहले इसकी डिग्री थी 2, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ी पावर वही थी। लेकिन अब इसकी डिग्री हो गई 12, क्योंकि अब सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 12 है। तो इसी वजह से पॉलिनोमियल की डिग्री चेंज हो सकती है, अगर वेरिएबल कोई पावर, अगर कोई वेरिएबल है अपनी पावर अगर वो किसी वजह से बढ़ा देता है, या फिर कोई दूसरा पॉलिनोमियल है वो अपनी पावर अगर पहले वाले किसी पॉलिनोमियल से अगर बड़ी रखता है, तो हाँ, वो उसको उसकी डिग्री माना जाएगा। तो ये रही इसकी डिग्री। समझ में आ गया होगा यहाँ तक का क्या हुआ। अब टर्म्स किसे कहते हैं, तो देखो टर्म्स जो होते हैं ना, वो छोटे छोटे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ ना एक चैन बना करके बैठे होते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को कहा जाता है टर्म्स। फॉर एग्जांपल के लिए, ये भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन, और ये भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन प्लस और माइनस के साइन के साथ ना एक चेन बना के बैठा हुआ है, ठीक है ना, एक चेन बना करके बैठा हुआ है। तो बच्चों इसी चेन को कहा जाता है टर्म्स। तो अब अगर ये खुद अकेला होता तो हम बोलते हैं भाई इसके पास सिर्फ एक टर्म है, लेकिन अगर ये दो जनों के साथ आ रहा है हम बोलेंगे भाई इसके दो टर्म है, तीन जनों के साथ आ रहा है हम बोलेंगे इसके तीन टर्म है। तो जितने भी एक्सप्रेशन टर्म चेन बना करके एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं को कहा जाता है क्या, टर्म्स। तो ये दोनों बातें आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना, कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, टर्म का मतलब होता है, ठीक है ना, डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, और टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है नंबर ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दूसरे के साथ चेन बना के बैठते हैं प्लस या फिर माइनस के साइन के साथ। चलिए ठीक है, यहां तक की बात आप सबको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल है। देखिए कितने टाइप के पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है ना। डिग्री के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल है और टर्म्स के बेसिस पे कितने पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों डिग्री की, ठीक है ना। तो बच्चों डिग्री की स्टार्टिंग होती है, चलो लेट सपोज 1 से, तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहा जाता है लीनियर। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसको कहा जाता है क्यूबिक। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसे कहा जाता है बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 4 टाइप के पॉलिनोमियल जो तो मैंने लिख दिए, होने को तो भाई पावर 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है भाई, हमें उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें बस याद तो 4 के रखने, मेन इंपॉर्टेंट तो ये है। लेकिन हाँ, अब इसमें से भी ना कुछ ऑनरेबल मेंशन, फॉर एग्जांपल के लिए अगर किसी की डिग्री अगर 0 के बराबर हो जाती है, अगर किसी की डिग्री बच्चों मान लेते हैं 0 के बराबर हो जाती है, जैसे एग्जांपल के लिए 9x की पावर 0, बेसिकली अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 9 के बराबर ही आएगा। तो बेसिकली हर बार ना आपको ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही देगा। समझ में आ गया यहाँ तक क्या वो। तो जब डिग्री आपकी 0 के बराबर होती है तो उस केस में इस पॉलिनोमियल को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और अगर आप किसी की डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे हो तो उसको कहा जाता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। ऐसा क्यों भाई, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो जब तक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तब तक तो ठीक है, जब तक 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 10 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही एक बार कांस्टेंट के भेष में अगर ये आ जाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है 0, तो बच्चों उस केस में ना मैं इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा भाई मैं इसकी डिग्री डिफाइन,
क्योंकि यहाँ पर बच्चों x की पावर 1 थी कि 2 थी कि 3 थी कि 0 थी कि 9 थी, मैं पता ही नहीं लगा पा रहा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 0। अब 0 की आदत है कि भाई वो अगले वाले को खा जाता है, ठीक है ना, तो वो x की पावर जो भी रही होगी उसको खा गया। अब हमें पता ही नहीं कि भाई x की एक्चुअल पावर है कितनी, और क्योंकि x की एक्चुअल पावर हमें पता नहीं लग रही है, तो इसी वजह से हम लोग बोलेंगे कि भाई हमें नहीं पता इसकी डिग्री क्या है, इसलिए हम बोलेंगे क्या, we don't know and therefore we cannot define, therefore the degree of zero polynomial cannot be defined, और इसी वजह से हम लोग उसको कहते हैं बच्चों जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अच्छा, अब बाकी आती है बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अगर किसी के पास सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है ना, गिनती के अगर किसी के पास अगर एक ही टर्म हो तो उसको कहा जाएगा मोनोमियल, ठीक है ना, मोनोमियल। लेकिन अगर किसी के पास दो टर्म हो तो, प्लस माइनस दो टर्म के साथ जुड़ा हुआ हो तो, तब उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे बाइनोमियल। लेकिन अगर मान लो किसी के पास अगर तीन टर्म हुए तो, यानी कि T1, T2, T3 तीन टर्म हुए तो बच्चों उस केस में हम लोग इसको कहेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो मोनोमियल जब एक टर्म हो, बाइनोमियल जब दो टर्म हो, ट्राइनोमियल जब आपके पास तीन टर्म्स हो। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स, ठीक है ना। लेकिन बच्चों हमें ये याद रखने कि लीनियर किसे कहा जाता है, क्वाड्रेटिक किसे कहा जाता है, ठीक है कि नहीं है। अब हम ना इसको थोड़ा सा और ठीक से समझते हैं कि ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों लीनियर की, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री क्या होती है, 1, इट हैज अ डिग्री 1। अब जिसकी डिग्री 1 होती है ना, उसका एक जनरल फॉर्म होता है। तो जनरल फॉर्म इज गिवन बाय दिस, let px is a polynomial and ax plus b is the जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, यहाँ पे ना दो चीजें आपको समझनी है। सबसे पहला ये a और b क्या है बच्चों, यहाँ पर a और b हैं आपके कांस्टेंट, जबकि x है हमारा यहाँ पे क्या, वेरिएबल। अब यहाँ पर क्योंकि x की जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 है, और इसी वजह से इसको क्या कहा जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ गया होगा यहाँ तक का। लेकिन अब मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। छोटी सी बात है ये कि x की पावर जब तक यहाँ पर 1 है तब तक मैं इसको लीनियर कहूंगा। लेकिन मान लो कि यार यहाँ पे ना एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी लागू होती है, वो है ये कि कभी भी आप इस a को 0 के बराबर मत करना। कुछ भी हो जाए, ये a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, काय बात की वार्निंग है ये। तो अगर रोड पे भी अगर तुम्हें कोई सिग्नल दिखाई देता है कि भाई यहाँ से आपको नहीं जाना है, आप भी तो जानना चाहते हो ना कि भाई यहाँ से क्यों नहीं जाना है, क्यों नहीं जाने दे रहे हो मुझे। तो उसी वजह से अगर आपको a 0 के बराबर रखने के लिए मना किया जाए तो कोई रीजन होगा इसके पीछे। तो रीजन है ये कि अगर a 0 हो गया, लेट सपोज a 0 हम मान लेते हैं, अगर a 0 हो गया तो भाई यह 0 कुछ भी हो, अगले वाले को तो खा जाता है मल्टीप्लाई में, तो वो x को खा जाएगा और बचेगा क्या हमारे पास, b। अब मैंने बहुत जोर से ढिंढोरा पीट दिया है हर जगह कि भाई ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। वहीं भीड़ में से कोई आदमी हाथ खड़ा करता और कहता है कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल कहां से है, इसके पास तो x की पावर 1 है ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि मैंने a 0 रख लिया था, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे क्योंकि एक्सप्रेशन ने मुझे a 0 रखने के लिए मना करा है, इसीलिए मैं कभी भी x a को 0 नहीं रखूंगा, क्योंकि उससे मेरा x ही हट जाएगा। जिसकी वजह से वो जाना जा रहा है वही हट जाएगा। अगर वही हट जाएगा तो इसका तो नाम ही बदल जाएगा ना। तो अब मैं इसको लीनियर थोड़ी बोलूंगा, क्योंकि अब यहाँ पे तो x है नहीं, तो मुझे इसको जबरदस्ती कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलना पड़ेगा। समझ में आ गया यहाँ तक का। तो ये रीजन है। और ऐसा सिर्फ इसके साथ नहीं है, ऐसा आने वाले सारे पॉलिनोमियल के साथ है। जो भी मैं आगे लिखने वाला हूँ, चाहे वो लीनियर हो, फिर चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, उन सभी के साथ सेम ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो जो ये हो गया, अब क्वाड्रेटिक हो गया। लेकिन क्वाड्रेटिक समझने से पहले ना हम एक काम करते हैं, हम साथ साथ एक और टॉपिक खत्म करते हुए चलते हैं, और वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जैसे मैंने बोला था कि यार कोई भी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका ना एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर होता है। तो इसका भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जरूर रहा होगा, लेकिन वो कैसा रहा होगा, तो बच्चों वो ऐसा रहा होगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये हो गया हमारा वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग एक्स एक्सिस बुलाएंगे,
जबकि जो वर्टिकल एक्सिस है हमें वैसे पता तो है, हम इसको y बोलते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम इसको बोलेंगे px। क्या बोलेंगे? px एक्सिस। अब इस px एक्सिस में ना हम लोग बनाएंगे इसका ग्राफ। तो बच्चों इसका जो ग्राफ बनेगा ना, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, ax प्लस बी जो भी है, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो तो ये हमारे x एक्सिस को ना एक पॉइंट पर क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट पर क्या कर गया? इंटरसेक्ट कर गया। और अगर आप इस लाइन का नेचर देखो तो इस लाइन का जो भी है, इसका जो ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा दिखाई देता है? एक लाइन के जैसा। इसलिए बोलते हैं कि द लीनियर इक्वेशन इज एक्चुअली द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और द लीनियर पॉलिनॉमियल इज एक्चुअली द एक्सप्रेशन ऑफ अ लाइन। तो अगर आपको लीनियर पॉलिनॉमियल कहीं भी दिख जाए या फिर कहीं पर अगर आपको वर्ड लीनियर दिख जाए तो समझ जाना कि वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशन है। तो लाइन लिखने में तो ऐसा होगा, लेकिन दिखने में ऐसा होगा। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? इस तरह के और भी कई सारे फिगर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो एक फिगर और देखते हैं, जैसे कि हमने लीनियर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। ठीक है ना। हमने लीनियर के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्वाड्रेटिक के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो बेसिकली साफ है कि भाई जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है। तो इसकी डिग्री होती है 2। दिखने में कैसा होता है भाई? इसका भी एक जनरल फॉर्म होता होगा। तो हाँ जी, इसका भी एक जनरल फॉर्म होता है, और वो जनरल फॉर्म दिखता है कुछ ऐसा, ax² प्लस bx और प्लस c। ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म। दूसरी बात, इसमें भी a 0 के बराबर कभी नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि a 0 तो x² खत्म, x² खत्म तो बचेगा bx को हम लोग क्या बोलेंगे? लीनियर। और वो क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं, तो बेसिकली इसकी पहचान ही हट जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्यों मना कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये है वर्टिकल एक्सिस, और जब आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे एक एक पॉइंट को प्लॉट करके, तो इसका ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक है ना। एक्स एक्सिस वाई बोलेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम इसको बोलेंगे बच्चों पी एक्स एक्सिस। ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है। ये हो गया हमारा पैराबोला का ग्राफ। अच्छा, ये ग्राफ थोड़ा दिखने में अजीब सा लग रहा है ना बच्चों। शेप का भी ना अपना एक नाम है। इस शेप को कहा जाता है पैराबोला। इस शेप का नाम ही है पैराबोला। ठीक है ना। तो आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी कह सकते हो, आप इसको पैराबोलिक पॉलिनॉमियल भी कह सकते हो, क्योंकि उसका शेप ही ऐसा है, तो भाई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज नोट करना, ये अपने एक्स एक्सिस को ना 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। आया, इंटरसेक्ट करा, चला गया। तो 2 पॉइंट पर इसने क्या करा? इंटरसेक्ट करा। अब सिंपली हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अगला टॉपिक है हमारा क्यूबिक। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्यूबिक पॉलिनॉमियल के बारे में। क्यूबिक किसे कहते हैं भाई? इसकी भी एक जनरल एक्सप्रेशन होती है। कैसा होता है वो? ax³ bx² cx और प्लस में d। तो बच्चों ये है एक लीन क्यूबिक पॉलिनॉमियल की जनरल फॉर्म। सिमिलरली वही बात है, मैं दोबारा बताऊंगा कि भाई a 0 के बराबर मत लेना, दिक्कत हो जाएगी बाद में। ठीक है कि नहीं है? तो इसका ग्राफ कैसा बनता है भाई? सेम हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस बना दिए। अब बच्चों इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है। ये कहीं से आया होगा और ये कहीं से चला गया। और एक बात हम ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही कर रहा है, लेकिन कितनी बार कर रहा है? 3 बार कर रहा है। बच्चों क्या तुमने यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करा? पैटर्न ऑब्जर्व आपको ये करना है। हम बात करते हैं पहले लीनियर की। बच्चों ये लीनियर है, तो ये एक्स एक्सिस को एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये है क्वाड्रेटिक, ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये है क्यूबिक, ये एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या कुछ बात रिलेट हो पा रही है कि जो इसकी डिग्री है उतनी ही बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है? तो डिग्री 3 है, एक्स एक्सिस को 3 बार इंटरसेक्ट करेगा। डिग्री 2 है, एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट करेगा। डिग्री 1 है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा। तो जिसकी जितनी डिग्री होती है ना, वो उतनी ही बार एक्स एक्सिस के साथ कांटेक्ट बनाता है। समझ में आ गया यहाँ तक का क्या हुआ? और कमाल की बात, जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट बनाता है उसका भी अपना एक नाम है।
तो क्या बुलाते हैं इसे? तो बच्चों इसे बुलाते हैं हम जीरोस। तो ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कहते हैं जीरोस। जीरोस, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इसके कितने जीरो हैं भाई? इसका एक जीरो है यहाँ पे और एक जीरो है यहाँ पे, ठीक है ना? इसके भी कितने जीरो है भाई? इसका भी एक जीरो है, तो ये रहा इसका एक जीरो। जो जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काटता है बच्चों, उस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाते हैं? जीरो। अब जीरो ही क्यों बुलाते हैं भाई, है ना? कुछ और क्यों नहीं बुलाते? जैसे कि वैल्यू ये वो, ये क्यों नहीं बुलाते? जीरो ही क्यों बुलाया जाता है? तो देखो, जीरो बुलाने के पीछे ना एक छोटा सा रीजन है। रीजन बता देता हूँ क्या है। रीजन है ये, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम एक अपना पॉलिनोमियल ही है, ये रहा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना? अच्छा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी एक सर्टेन हाइट है, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊंचा है ये। इस पॉइंट की भी ना पैराबोला के अंदर ही है और इसकी भी एक सर्टेन हाइट है, 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 इसकी भी एक सर्टेन हाइट है। तो ध्यान से देखिएगा, वो सारे के सारे पॉइंट जो कि पैराबोला के ऊपर ही लाई करते हैं, उन सभी की ना एक सर्टेन हाइट है। लेकिन जैसे जैसे पैराबोला अपने इंटरसेक्शन पॉइंट की तरफ बढ़ने लग जाता है ना, इन पॉइंट की जो हाइट है धीरे धीरे घटते रह जाती है। यानी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया, पैराबोला झुकता रह गया और झुकते झुकते इसकी हाइट कम 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 होते होते थे बिल्कुल कम हो गई। और इतनी कम हो गई कि भाई इस पॉइंट पर ना हाइट बची ही नहीं, और इसकी हाइट जो है वो किसके बराबर हो गई? जीरो। और क्योंकि इसकी हाइट जो है वो जीरो के बराबर हो जाती है, लेकिन सिर्फ हाइट जीरो के बराबर होती है बच्चों, लेकिन इस पॉइंट पर x की एक सर्टेन वैल्यू रहती है। तो जिस x की वैल्यू पे आपके पॉलिनोमियल की हाइट जीरो हो जाती है, उसी x की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आ गया समझ आता क्या हुआ? तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर पॉलिनोमियल की हाइट जीरो हो जाती है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? जीरोस। और इसके साथ तो ऐसा दो बार हो रहा है, एक बार हाइट यहां पर जीरो हो रही है और एक बार हाइट यहां पर जीरो हो रही है। वैसे हाइट बोलना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि असल में हमें इसको हाइट ना बोल करके ना हमें इसे px बोलना चाहिए। तो इस पॉइंट पर भी हमारा px जीरो हो जाता है और इस पॉइंट पर भी हमारा px जो है वो जीरो हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर आपका px जीरो के बराबर आ जाए, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप कि आपको ये वाला लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो अब हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि भाई अच्छा x की एक सर्टेन वैल्यू होती है जिसकी वजह से वो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। लेकिन अब मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा, वो x की वैल्यू जो होती है वो x के लिए निकाले कैसे करके? वो x के लिए निकलेगी किस तरह से? तो बच्चों वो x किलो निकालने के लिए ना हमें चाहिए होगा एक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये रहा वो पॉलिनोमियल जिसके हमें जीरोस निकालने हैं। क्वेश्चन में बोला भी गया कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे टाइप हो गया भाई, ठीक है ना? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। अब हमें क्या करना मालूम है? अब हमें ना इसके जीरोस निकालने। अब हमें इतना तो पता है कि भाई क्वाड्रेटिक है, डिग्री इसकी 2 होगी, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को दो बार इंटरसेक्ट करता है। क्या बनाता है? फिगर का नाम क्या होता है? पैराबोला। तो करें कैसे करें? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर दो बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना? पहला, व्हाट इज द फर्स्ट कोफिशिएंट, व्हाट इज द लास्ट कोफिशिएंट। तो फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है हमारा? 1। लास्ट कोफिशिएंट क्या है हमारा? 12। अब अगला प्रोसेस क्या होगा? तो क्योंकि मैं इसके जीरोस निकालने वाला हूं, तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको सबसे पहले तो किसके बराबर कर दो? जीरो के। उसके बाद क्या करें भाई? उसके बाद जो तुम्हें कोफिशिएंट बताए थे ना मैंने 1 और 12, इसका कर दो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करके इसका कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 1 इंटू में 12 क्या था? 12। 1 इंटू में 12 इट इज 12, एंड देन 12 का कर दीजिए बच्चों आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि ऐसे करिए कि आपको ना हर बार दो नंबर मिले, ठीक है ना? जैसे कि 3 4 जा 12, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12, और तो पता नहीं भाई, और नहीं हो सकते, ठीक है ना? एक रूट 12 होता है, लेकिन वो हम बाद वाले केस में देखेंगे कभी और। तो जो इस केस में ना हमें तीन दो दो करके ना तीन पेयर मिले, 3 का 4 के साथ, 6 का 2 के साथ, 12 का 1 के साथ। अब इसमें ना हमें एक पेयर को सेलेक्ट करना है, लेकिन अब हम इसमें से कौन सा पेयर सेलेक्ट करें भाई, कैसे पता लगेगा? ठीक है कि नहीं है? तो वो पेयर सेलेक्ट करो जिसको ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके बीच वाला कोफिशिएंट बन जाए, क्योंकि ये हमने ना इग्नोर कर दिया। आगे और पीछे वाले को तो यूज किया, लेकिन बीच वाले को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसका एक स्पेशल काम था।
उसका काम था कि यार वो ना दो जनों से जुड़ करके बनेगा, तो 7 दो जनों से जुड़ करके बनेगा। कौन से दो जनों से जुड़ के बनेगा? या तो वो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो या तो वो ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके अगर 7 बना पाए तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको तो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, इसको भी रिजेक्ट कर दूंगा, लेकिन इसको सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इसको माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इसलिए 3 एंड 4 आर सेलेक्टेड। इफ दे आर सेलेक्टेड, हाउ वी विल यूज दैट? अगर मैं उसको सेलेक्ट कर भी लेता हूं, लेकिन मैं फिर इसको यूज करूंगा कैसे करके? कुछ ना कुछ तो काम आएगा, वो कैसे करेंगे? तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको हम लोग लिखेंगे 4x प्लस 3x और प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और बच्चों ये ब्रैकेट लगाना ना थोड़ा सा जरूरी है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है इसलिए क्योंकि कई बार ना इस जगह पे माइनस का साइन होता है, तो कई बार इस जगह पे अगर माइनस का साइन होता है ना तो दिक्कत आ जाती है बाद में सॉल्व करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में ही लगा के रखेंगे। हाँ, लेकिन भाई अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो तुम भाई ब्रैकेट मत लगाना, तुम सीधा सॉल्व कर सकते हो। 12 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लो भाई इन दोनों का पेयर बना बना के, ठीक है ना। तो x प्लस 4 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप x प्लस 4 को अगर आप बाहर निकाल लोगे कॉमन, तो बचेगा क्या? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये बराबर 0, अब या तो ये बराबर 0। तो या तो अगर आप x प्लस 4 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी माइनस की 4, और अगर आप x प्लस 3 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी माइनस का 3। तो बच्चों ये रही x की दो वैल्यू। और अगर इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझना है तो हम इसको ऐसे समझेंगे कि भाई ये रहा कोई पैराबोला, एक बार ये x एक्सिस को काट रहा है -3 पे, और एक बार ये x एक्सिस को काट रहा है -4 पे। समझ में आ गया था क्या हुआ? तो बच्चों ऐसे निकाला जाता है जीरो। तो ये दो पॉइंट पे जीरो बन रहा था, तो उसी दो पॉइंट पे हमने इसकी हाइट क्या कर दी, वो मतलब x की दो वैल्यू निकाल ली, एक माइनस का 3, एक माइनस का 4। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था। एक और देखते हैं, ये रहा। बच्चों यहाँ पे तो वेरिएबल बदल गया, लेकिन हमने जो तरीके सीखे थे वो किसके लिए सीखे थे? वो तो हमने सीखे थे भाई एक्स के लिए। लगता है टी में अप्लाई नहीं होंगे, अरे बिल्कुल होंगे यार। लेकिन भाई ग्राफ का क्या करें? ग्राफ में तो एक्स एक्सिस आता था और पी एक्स एक्सिस आता था। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वहां पर एक्स नाम हटा करके वहां पे टी नाम लगा देंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। तो ये चीज, अरे मतलब ये वैसे ही है जैसे कि मान लो कि भाई कोई भी शर्ट तुमने पकड़ी, ठीक है ना, उसमें क्या कहते हैं, कोई एक लेबल हटा दिया, उसके ऊपर कुछ लेबल चिपका दिया, तो काम तो भाई टी शर्ट अपना करेगा ही ना। तो ये बेसिकली ये भी वही है। तो ये भी अपना काम करेगा। फिर चाहे यहाँ पर वेरिएबल हटा के किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दो, एक्स हटा के वाई लिख दो, वाई हटा के जेड लिख दो, इसी एक्सप्रेशन में ही रहेगा। इसको सॉल्व करने का तरीका कुछ ऐसा है, ठीक है ना। तो मैं 5x स्क्वायर लिखने वाला था, 5t स्क्वायर 12t प्लस 7। सबसे पहले तो 0 के बराबर करो, उसके बाद 5 7 जा 35, ठीक है ना। ये हर बार करने की जरूरत नहीं है, बस आप माइंड में भी कर लोगे तब भी कोई बात नहीं है। तो 35 कब कब बनता है? 5 और 7 जब मल्टीप्लाई होते हैं, या फिर जब 35 और 1 मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों केस में हम 35 बना सकते हैं, मतलब 35 मिलता है। लेकिन इनमें से ना हमें एक ही पेयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो वाला पेयर जिसको ऐड करके क्या बनता हो, 12 बनता हो। कैसे करोगे भाई? ये हम ऐसे करेंगे कि 5t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7t प्लस 7 इक्वल्स टू 0। कॉमन लो, कॉमन लो, क्या कॉमन लोगे भाई? 5t कॉमन ले लो। 5t, अरे क्या कर रहा हूं मैं, t प्लस 1 आ जाएगा अंदर, यहाँ पर 7 कॉमन लो, t प्लस 1 आ जाएगा अंदर, t प्लस 1 को ले लो कॉमन, बाहर क्या बचेगा? बाहर बचेगा 5t प्लस 7 बराबर में 0। अब या तो t प्लस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो t आएगा हमारा -1, और अगर 5t प्लस 7 को 0 के बराबर रखोगे तो t आएगा हमारा -7/5। तो ये भी हमारे x एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, t एक्सिस को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। कौन से दो पॉइंट पे? -1 एंड -7/5, ठीक है ना। हाँ, ये हुई ना बात। ओहो, ओहो हो, एक्स है, ठीक है कि नहीं है? तो बच्चों ये है, ये भी एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करें, क्योंकि बीच में तो रूट आ गया, करने का तरीका क्या बदल जाएगा? नहीं, करने का तरीका नहीं बदलने वाला, करने का तरीका सेम ही रहने वाला है।
आगे वाले कोफिशिएंट को और पीछे वाले कोफिशिएंट को उठाओ, मल्टीप्लाई करो, तो 4 3 12, तो 4 3 12। अब 12 के सारे फैक्टर निकाल लो। तुम बोलोगे भाई 3 4 12, तुम बोलोगे 6 2 12, तुम बोलोगे 12 1 12, लेकिन इनमें से कोई भी पेयर बच्चों काम ही नहीं आएगा, क्योंकि बीच में क्या बनाना है, 5√2। अब ये कैसे बनाओगे भाई, ये नहीं बन पाएगा किसमें से किसी से भी, क्योंकि इसके लिए ना एक नया पेयर चाहिए होगा। लेकिन हमारे पास तो सारे टेबल खत्म हो गए, अब वो कौन सा टेबल में उठा के लेके आऊं जिसकी हेल्प से आप √2 वाला जैसा टर्म निकाल पाओ, यानी कि 5√2 बना पाओ। तो बच्चों 5√2 बनाने के लिए ना आपके पास एक √2 वाला एलिमेंट होना चाहिए, या फिर आपके पास एक 2 वाला एलिमेंट होना चाहिए। यानी कि मैं इसमें से किसी एक को सेलेक्ट तो करूंगा, लेकिन वो, ध्यान रखिएगा, किसी एक को सेलेक्ट तो करूंगा, लेकिन वो जो वैल्यू होगी ना, उसमें से 2√2 निकलने चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूं किसको, 2 को। ठीक है, देखिए, ठीक है बच्चों, अब कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, तो हम लोग इसको करेंगे ऐसे। इसमें से ना हम जो काम के पेयर है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये है हमारा काम का पेयर, लेकिन भाई ये हमारे को √2 कैसे निकाल के देगा भाई, क्योंकि इसके पास 2 है, तो ये √2 निकाल के देगा। क्यों? कि हर 2 के पास ना 2√2 होते हैं, इसलिए। तो हर 2 के पास ना 2√2 होते हैं, हर 3 के पास ना 2√3 होता है, हर √5 के पास 2√5 होता है। ठीक है ना, हर √5 के पास 2√5 होता है, यानी कि जो भी आपको कोई नंबर दिखाई देता है, नेचुरल नंबर, उसके पास उसी के जैसे 2 फैक्टर होते हैं जो कि रूट में होते हैं। जैसे कि 2 हो गया, उसके पास 2√2 होंगे, 3 हो गया 2√3 होंगे, 7 हो गया 2√7 होंगे। उसी के पास उसी के जैसे इस 2 के पास ना 2√2 होंगे। ये रहा एक √2, ये रहा एक √2। ठीक है। अच्छा, लेकिन 5 कैसे बनेगा भाई? एक काम करो, इस 6 को उठाओ, इसको रखो इसके साथ, और एक 1 रखो इसके साथ। तो क्या आप इसको प्लस करके या माइनस करके 5√2 बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। एक तरफ रखेंगे 6√2, एक तरफ रखेंगे 1√2। तो अगर मैं इसको करता हूं माइनस, तो हम लोग क्या बना सकते हैं, 5√2। समझ में आ गया? आओ इसको इंप्लीमेंट करके एक बार चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा 4x² 6√2x माइनस √2x प्लस 3। अच्छा, अब हम यहाँ से कॉमन क्या लेने वाले हैं? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला था कि यार हर 2 के पास ना 2√2 होते हैं। मतलब इस 4 के पास तो पहले तो 2 2 है, और हर 2 के पास 2 2 √2 है। तो यानी कि हम एक 2 को उठाएंगे, उसमें से एक √2 को निकाल लेंगे। तो एक √2 यहां से कैंसिल हो गया, और 6 है, 6 के पास भी एक फैक्टर 2 का होता है। तो पहले तो एक काम करते हैं, थोड़ा इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते, पहले तो जो नॉर्मल कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं। तो 2x² कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर बचेगा 2x प्लस 3√2, और बस इतना रह जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, हर 2 के पास 2 √2 होते हैं, यानी कि और भी कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसके पास एक √2 देने के लिए और है, क्योंकि कॉमन आ सकता है। तो एक काम करते हैं, हम √2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसके पास जो √2 था हमने वो भी खींच के बाहर निकाल लिया। अब इसके पास बचा क्या? अब बच्चों इसके पास बचा बस √2x, और इसके पास क्या बचा? इसके पास बचा बस 3। समझ में आ गया यहाँ तक क्या हुआ? अब सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे साइन की थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है। अच्छा, दोबारा से एक काम करते हैं, इसको सेम ही रखते हैं, वरना थोड़ा बैलेंस नहीं बनेगा। यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं बच्चों, माइनस का 1 कॉमन लेंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी दो दो के पेयर बन रहे हो तो बिल्कुल मिडल में जो साइन होगा ना, वो माइनस का साइन भी कॉमन लेना है। तो मैंने यहाँ पर माइनस का साइन कॉमन ले लिया। ठीक है। माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद क्या होगा, ये दोनों के दोनों ना पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी कि ये बन जाएंगे हमारे √2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब ब्रैकेट बनाओ, कॉमन लो, तो √2x प्लस 3, यहाँ पे क्या बनेगा, यार कैसे कर दी मैंने गलती, 2√2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो √2x प्लस 3 बराबर 0, या तो 2√2x प्लस का 1 बराबर 0, या तो x आएगा हमारा माइनस का 3 अपॉन में √2,
या तो x आएगा हमारा -1 अपॉन में 2√2। तो बच्चों देखो ये हमारे आंसर आ चुके हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा अपने आंसर में और संतुष्टि चाहिए तो आप ये कर सकते हो कि इसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि बेसिकली वही है ना कि भाई नीचे रूट होना तो सही नहीं होता है, तो रैशनलाइज कर दिया। वरना इतना भी आंसर एक्सेप्टेबल है, ये भी आंसर सही ही माना जाएगा, इसको भी गलत नहीं माना जाएगा, ये भी सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप यहाँ तक का क्लियर हो गया तुम लोगों को कि जीरोस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। ठीक है, अगला टॉपिक। तो बच्चों अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले हम लोग कलर चेंज करेंगे भाई। ये मस्त कलर है, ठीक है कि नहीं है। तो अगला टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक या फिर अ लीनियर या फिर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है, लेकिन उससे पहले हम एक और टॉपिक समझेंगे कि अभी तक तो हमें ये, क्योंकि यार ये कोई टॉपिक नया नहीं है तुम्हारे लिए, तुमने पहले भी पढ़ा हुआ है ये वाला कि भाई पॉलिनोमियल से जीरोस कैसे निकाला जाता है। 10th क्लास में ऐसा क्या है, 10th क्लास में ये है कि यार भाई अगर आप जीरो से पॉलिनोमियल से जीरोस निकाल सकते हो तो क्या उल्टा हो सकता है क्या। उल्टा मतलब कि अगर पॉलिनोमियल से जीरोस निकाला जा सकता है तो क्या जीरो से पॉलिनोमियल बनाया भी जा सकता है। तो हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये है बच्चों हमारा टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि हमें पॉलिनोमियल बनाना है, कैसे बनाए, कैसे पॉलिनोमियल ऐसे बनाओ। तो लेट सपोज अ लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। लेट सपोज कोई भी हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब मुझे पता नहीं भाई वो कौन सा पॉलिनोमियल है, लेकिन उसके ना किसी ने जीरोस निकाल के रखे हुए हैं। एंड लेट सपोज अल्फा इज द जीरो। अब अल्फा क्यों इस्तेमाल करा भाई, कर लिया, और क्या बोलूं। तो लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो निकलता है, क्योंकि भाई उसकी डिग्री 1 होती है, एक्स एक्सिस को एक ही बार काट पाता है, तो उसका एक ही जीरो होगा, और वो जीरो कौन है यहाँ पर, अल्फा। अब ये अल्फा से ना मुझे वापस से पॉलिनोमियल बनाना है। अब वापस से आप पॉलिनोमियल कैसे बनाओगे, तो बच्चों उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे, आप फॉर्मूला कह सकते हो, एक्सप्रेशन कह सकते हो। इसका करना क्या है, कुछ नहीं, बस आपको अल्फा मिल गया ना, उठा के बस इसमें पुट कर दो। एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल था कभी, लेकिन उसका जो एक जीरो है ना, उसका एक जीरो रह गया, उसका जीरो रह गया, मान लेते हैं 3/2। अब मैं पता लगाना चाहता हूँ कि भाई वो कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा। कैसे पता लगाओगे भाई, ऐसे पता लगाओ। तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा, दिस इज आवर अल्फा। तो x माइनस 3/2 क्या करेंगे भाई, एलसीएम ले लो एक छोटा मोटा सा। तो 2x माइनस का 3 अपॉन में 2, और अगले ही स्टेप में आप नीचे वाले 2 को कर दो गायब। और बच्चों ये रहा हमारा डिजायर्ड पॉलिनोमियल, जिसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको x की वैल्यू 3/2 के बराबर ही मिलेगी, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, उसी को यहाँ पर अल्फा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि वो कांस्टेंट वैल्यू है, x नाम नहीं दे सकते ना उसको इस वजह से, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो लीनियर के लिए तो समझ में आ गया भाई, ये होता है फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होगा, क्वाड्रेटिक के लिए तो दो जीरोस होते हैं, तो ये रहा क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के भाई दो जीरोस होते हैं, एक होता है अल्फा और एक होता है हमारा क्या, बीटा। एक होएगा अल्फा और एक होएगा हमारा बीटा, ठीक है ना। इसको यूज कैसे करोगे, तो बच्चों अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन हाउ वी विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसके लिए हम लोग दोबारा से एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ये रहा फॉर्मूला पी एक्स। थोड़ा ध्यान रखना भाई, थोड़ा सा लंबा जाएगा, बहुत थोड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। तो बच्चों ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो ना, ये पॉलिनोमियल बनाने के काम आता है, मतलब इससे पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है ना। अच्छा ये जो मिडल वाला पार्ट है ना, इसको ध्यान से देखिए, तो इसको कहा जाता है सम ऑफ जीरोस, और ये जो लास्ट वाला पार्ट आप देख रहे हो, इसको कहा जाता है
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, याद रखना आसान है, प्लस माइनस प्लस एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर गायब, ठीक है ना, बीच में अल्फा प्लस बीटा, आखिरी में अल्फा बीटा। और अगर आपको कोई बोल दे कि बेटा, पता नहीं बेटा बोलेगा क्या बोलेगा, अगर आपको कोई बोल दे कि भाई एक्स की वैल्यू यानी कि अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू है -1, तो पता लगाओ कि भाई ये 3 और -1 कौन से पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, ठीक है ना। कैसे पता लगाओगे भाई, ठीक है ना, कैसे पता लगाओगे, तो देखो सिंपल है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, बस मैं वैल्यू पुट कर दूंगा अल्फा और बीटा के यहाँ पे, तो अल्फा के बदले 3 पुट कर दूंगा, बीटा के बदले -1 पुट कर दूंगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 इंटू में -1, एक्स स्क्वायर -3 में से 1 गया भाई, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2x, 3 इंटू में -1 होता है भाई माइनस का 3, तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल तैयार। आया समझ में कि नहीं आया। तो यानी कि अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो सिंपल है, प्लीज एक मिनट, तो बच्चों अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो सिंपल है कि भाई आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। क्यूबिक का भी है लेकिन यार शायद वो हमारे सिलेबस के बाहर है, लेकिन मैं बता देता हूं, अगर तुम्हें बनाना हो तो बना सकते हो। बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा गामा बीटा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा क्यों भाई, क्योंकि उसके 3 रूट्स होते हैं, 3 जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होंगे तो भाई पुट करने के लिए भी हमें 3 वैल्यू चाहिए होगी, तो ये रहे अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 वैल्यूज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। पुट कर दो, आंसर निकाल लो, सिंपल है, याद करना भी सिंपल है, पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक्स क्यूब पावर 2 पावर 1 पावर गायब, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है कि नहीं है, मैंने कहीं पे माइनस नहीं लगाया, कहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है कि नहीं है, तो ये चीज है। अच्छा, इसको कहा जाएगा सब ऑफ द जीरोस, इसको कहा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकिंग 2 एट अ टाइम, मतलब एक बार में सिर्फ 2 ही जनों को मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, समझ में आ गया, इतना कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिंपल सा ही टॉपिक है। तो ये रहा, ये क्यूबिक के लिए आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो कि इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ हुज ईच विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो कह रहा भाई आप ना पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, कैसा पॉलिनोमियल बना के दिखाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाओ। अगर हम आपको ये वैल्यूज दे देते हैं, मैंने बोला भाई ये कौन सी वैल्यू है, क्या करूं इन वैल्यू का, कह रहा है, मैंने पूछा कि भाई क्या ये अल्फा और क्या ये बीटा है, क्वेश्चन कहता है नहीं, ये अल्फा और बीटा नहीं है। तो मैंने पूछा क्या है भाई, पहले वाली वैल्यू क्या है, फिर कह रहा जो आपको पहले दिखाई दे रहा है ना, वो सम ऑफ इट्स जीरोस है, यानी कि ये जो पहली वाली वैल्यू है ये है हमारा अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस, और जो ये दूसरी वाली वैल्यू है ये है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि अल्फा बीटा। मैंने बोला अच्छा, यानी कि अल्फा अलग बीटा अलग नहीं दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा साथ में दिया हुआ है, अल्फा बीटा साथ में दिया हुआ है, समझ में आया। तो भाई अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करें, भाई तुम मानो या ना मानो, तुमको थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले करे हुए क्वेश्चन से काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि मुझे बस ना यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है और बस मेरा काम खत्म हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, यही होता है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हम लोग पुट करेंगे -1/4, अल्फा बीटा पुट करेंगे हम लोग -1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तो अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है -1, तो -1, तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ एक्स, या फिर दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है,
अब ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे x/4, इसको लिखेंगे -1। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे और क्या करेंगे, तो सबका एलसीएम हो जाएगा भाई 4, ठीक है ना। एलसीएम लेना आता ही होगा तुम्हें, मान के चलता हूँ मैं। नहीं भी आता हो तो यार एक छठी क्लास की भी उठाना या 7वीं क्लास की उठा लेना, उसमें लिखा होगा, ठीक है। तो 4x² + x - 4, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल px, ठीक है कि नहीं है। तो ये बन गया, बहुत इजी तरीके से बन गया। जितना भी हार्ड क्वेश्चन होगा अगर ऐसा दिया हो तो भाई बहुत इजी तरीके से बन जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। ये रहा, कह रहा भाई सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, बना लो। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं फॉर्मूला लिखूंगा ही नहीं और बना दूंगा। एक काम करो, मैं नहीं बना रहा, तुम बताओ। मैं तो बता ही दूंगा ना, तुम बताओ। अगर ये अल्फा प्लस बीटा है, अगर ये अल्फा बीटा है, तो बताओ भाई पॉलिनोमियल क्या रहेगा। इतना सिंपल है कि भाई आराम से कमेंट में लिखा जा सकता है। देख लो, तुमने हट जाता हूं मैं। ये रहा अगला, ये फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द जीरोस इज ये एंड प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो इज ये। भाई ये भी सिंपल क्वेश्चन है, पिछले वाले की तरह ही है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, आराम से वैल्यू पुट करके सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है। अच्छा हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो इज दैट अल्फा प्लस बीटा इज 6 एंड अल्फा बीटा 4 देन राइट द पॉलिनोमियल। अरे यार ये भी तो सेम ही है, सम ऑफ द जीरोस इज 6, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 4, तो x² माइनस का 6x प्लस का 4, बस बन गया हमारा पॉलिनोमियल। और क्या करना है, ठीक है ना। घुमा फिरा के देते हैं लेकिन होते सिंपल है। अब ये देखो क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। कंसेप्ट क्या है, तो भाई कंसेप्ट है द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको बताने में बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे होंगे। तो बच्चों ये है इस वीडियो का पहला पार्ट, ठीक है ना। आई होप कि आपको पहला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे के सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिवाइंड कर करके देखना, ठीक से देखना, समझ में आया तो बहुत बड़ी बात है, समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिख देना कि सर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमें समझ में नहीं आया, ये पॉइंट आपने ऐसे ही क्यों किया, ये आपने ऐसा क्यों बोला, ये आपने वैसा क्यों बोला। कुछ भी अगर तुम्हें समझ में नहीं आता हो तो प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं जरूर उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा, ठीक है ना। बाकी आज के लिए ये वीडियो का पहला पार्ट है, वीडियो का अगला पार्ट जो होगा उसमें हम लोग कुछ और चीजें सीखेंगे, जैसे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे करके आते हैं। क्योंकि यार ये ना हमारा एकदम लास्ट टॉपिक होने वाला है और मैंने चाहता कि यार मैं जल्दीबाजी में इसको खींच खींच करके आगे बढ़ाऊं, जिससे कि वीडियो मतलब बढ़ती रहे और भाई समझ में भी ना आए, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आप इस वीडियो को देखो, ठीक से देखो, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल वाले पार्ट को ठीक से एक्सप्लोर करेंगे। आई होप कि आपको आज की क्लास का सारा कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बिल्कुल जवाब दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हमारे सैंपल पेपर्स चाहिए, ठीक है ना, हमारे बनाए हुए सैंपल पेपर चाहिए जो कि आपके बोर्ड में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी, तो आप वो भी हमसे परचेस कर सकते हो, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में। और आप जहां भी कहीं रहते हो हम वहाँ पे पार्सल भी करवा देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप हमारे आसपास के इलाके में रहते हो तो हमारी एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रही है, उस टेस्ट सीरीज को आप लोग यूज कर सकते हो अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, ठीक ना। टेस्ट सीरीज में कुल मिला करके हमारे 7 या 8 टेस्ट रहेंगे, 7 या 8 टेस्ट में हमारे फुल सिलेबस भी इंक्लूडेड है। ये सिर्फ मैं मैथ्स के बता रहा हूँ, ठीक है ना, साइंस के और एसएसटी के भी हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास फुल सिलेबस टेस्ट है, एमसीक्यू टेस्ट भी होंगे, यूनिट वाइज टेस्ट भी होंगे, ठीक है कि नहीं है। तो ये सारे के सारे टेस्ट मिला करके हम एक टेस्ट सीरीज बनाया हम लोगों ने, जो कि एक बच्चे की लिखने की एबिलिटी है, एग्जाम को प्रेशर को हैंडल करने की एबिलिटी को जरा बहुत अच्छे से टेस्ट करेगा। तो आप प्लीज एक बार उसे भी जरूर ट्राई करिए अगर आप आसपास के इलाके में रहते हैं तो, ठीक है ना। वरना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, वरना आप हमारे सैम्पल पेपर का भी यूज करके काम चला सकते हैं। तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही और ऑल द वेरी बेस्ट।